क्लासेस। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में कंप्लीट यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का मीन्स समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। जैसे हम किसके बारे में पढ़ते हैं? एनर्जी ट्रांसफर के बारे में पढ़ते हैं। एंड इट्स इफेक्ट, और इसका क्या इफेक्ट होता है एनर्जी ट्रांसफर का ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई चीज है, ठीक है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? सिस्टम कह रहे हैं। इस सिस्टम से कितनी हीट निकली, कितनी हीट आई, मतलब कितनी एनर्जी गई, कितनी एनर्जी आई, और इस एनर्जी के जाने या आने से इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिक एम होता है थर्मोडायनेमिक्स का। बेसिक एम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी इज टू कन्वर्ट, क्या करना? कन्वर्ट करना। जो हीट क्या है हमारी? डिसऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। हीट को कन्वर्ट करना इनटू वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं इन इफिशिएंट मैनर, एक इफिशिएंट मैनर में। मींस हीट से हमें क्या कन्वर्ट करना है? हीट को हमें वर्क में कन्वर्ट करना है इफिशिएंट मैनर में, जिससे हमें मैक्सिमम वर्क मिल सके उस हीट से। यही मेन एम होता है थर्मोडायनेमिक्स का। हीट को डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम लोग किसी भी सिस्टम को या किसी भी चीज को, जैसे हमने हीट दी, जैसे यहाँ पे हमारा ये चीज थी, इसके अंदर बहुत सारी गैसेस भरी हुई थी, उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने हीट दी इसको, तो ये क्या करने लगे? रैंडम मोशन करने लगे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मतलब एक डिफिनिट डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? डिसऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहा जाता है। ऑल द पार्टिकल्स मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हीट इज कॉल्ड डिसऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इसीलिए हीट को एक डिसऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। हीट को लो ग्रेड एनर्जी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लो ग्रेड एनर्जी। ये सारे नाम यूजफुल हैं। हीट को डिसऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी कहा जाता है और लो ग्रेड एनर्जी कहा जाता है। फिर आता है हमारा वर्क। वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्योंकि जब हमने, जैसे हमारे पास एक कोई चीज थी, हमने क्या हुआ? इसको फोर्स लगा के खींचा, मतलब इस पे वर्क किया, तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे एक सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे। जिस डायरेक्शन में हम किसी बॉडी को खींच रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोशन करेंगे। इसीलिए वर्क को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहा जाता है। क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं, एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स। इसीलिए वर्क को ऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहा जाता है, या हाई ग्रेड एनर्जी। अब हीट का 100% कन्वर्जन वर्क में पॉसिबल नहीं है। हीट का 100% कन्वर्जन वर्क में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हीट को क्या कहा जाता है? दैट्स व्हाई हीट इज कॉल्ड लो ग्रेड एनर्जी। क्या कहा जाता है? लो ग्रेड एनर्जी। इसीलिए हीट को हम लोग लो ग्रेड एनर्जी भी कहते हैं। वर्क का 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, वर्क का 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, इसीलिए वर्क को क्या कहा जाता है? दैट्स व्हाई वर्क इज कॉल्ड हाई ग्रेड एनर्जी। वर्क को क्या कहा जाता है? हाई ग्रेड एनर्जी भी कहा जाता है। लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी। वर्क का 100% कन्वर्जन हीट में पॉसिबल है, इसीलिए वर्क को हम लोग हाई ग्रेड एनर्जी भी कहते हैं। एनर्जी कन्वर्जन का मीन्स क्या हुआ? जैसे हमारे पास कोई भी फ्यूल था, फ्यूल के पास हमारी केमिकल एनर्जी थी। जब फ्यूल को हमने बर्न किया तो उससे कौन सी एनर्जी निकली? थर्मल एनर्जी निकली।
तो यही क्या होता है, एनर्जी कन्वर्जन होता है। एनर्जी इंट्रैक्शन का मीन्स देख लेते हैं। एनर्जी इंट्रैक्शन का मीन्स क्या होता है, एनर्जी इंट्रैक्शन मीन्स एनर्जी goes from system to surrounding। एनर्जी या तो हमारी किसी सिस्टम से, अभी आप लोग सिस्टम का मीन्स देखेंगे आगे चल के, सिस्टम से या सराउंडिंग में जाए या सराउंडिंग से सिस्टम में आए। कोई भी एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम में जाए या सराउंडिंग से सिस्टम में जाए या सिस्टम से सराउंडिंग में जाए, तो उसका मीन्स क्या होता है, एनर्जी इंट्रैक्शन होता है। क्या होता है, एनर्जी इंट्रैक्शन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी इंट्रैक्शन मीन्स एनर्जी गोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम इज कॉल्ड एनर्जी इंट्रैक्शन। फिर आता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम या तो कोई स्पेस हो सकता है, ये स्पेस है हमारे पास, या कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर भी हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग क्या करें, स्टडी करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सिस्टम क्या होता है, कोई भी स्पेस या रीजन, कोई जगह हो सकती है, ऑन विच, जिस पर आवर एनालिसिस और स्टडी इज डन, जिस पर हमारी एनालिसिस या स्टडी डन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारे पास एक क्लासरूम है, ठीक है। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं इस क्लासरूम में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे जा रहे हैं। तो मीन्स हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, इस एक डिफिनिट स्पेस की कर रहे हैं। इस स्पेस में कितने बच्चे प्रेजेंट है, कितना उनका मास ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कितने बच्चे आ रहे हैं या जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। सिस्टम कोई भी स्पेस हो सकता है, मतलब कोई भी जगह हो सकती है, या कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसके बारे में ऑन विच आवर एनालिसिस इज डन, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं या स्टडी करते हैं, उसे हम लोग सिस्टम कहते हैं। फिर आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग का मीन्स क्या हुआ, सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। मीन्स हमने मान लिया ये हमारा सिस्टम है, जैसे हमारे पास कप ऑफ टी थी, ठीक है। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं इस कप ऑफ टी से कितनी हीट निकल रही है, कितनी हीट आ रही है। तो मीन्स ये कप ऑफ टी हमारी क्या हो गई, एक सिस्टम हो गई, और इसके बाहर जो कुछ भी है ये हमारा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। मीन्स सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, सराउंडिंग। एवरीथिंग एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। अब हम लोग मानते हैं कि ये हमारा एक पूरा यूनिवर्स है। यूनिवर्स हमारा एक ही है, ब्रह्मांड, जिसके अंदर हमारा सिस्टम भी है, जिसके अंदर हमारा क्या है, एक सिस्टम है जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और सारा सराउंडिंग है। सिस्टम को छोड़ के और सारा क्या है, हमारा सराउंडिंग है। मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग मिलके हमारा क्या बना रहे होंगे, यूनिवर्स बना रहे होंगे। क्योंकि हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ब्रह्मांड हमारा एक ही है। मीन्स सिस्टम और सराउंडिंग मिलके हमारा क्या बना रहे होंगे, यूनिवर्स बना रहे होंगे। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। अब कोई भी चीज हो रही होगी तो वो यूनिवर्स के अंदर ही हो रही होगी। मीन्स यूनिवर्स से बाहर कुछ भी नहीं है, इसीलिए यूनिवर्स को, जैसे यूनिवर्स से बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर है, इसीलिए यूनिवर्स इज ऑलवेज आइसोलेटेड। अभी आइसोलेटेड का मीन्स आप लोग आगे समझेंगे। यूनिवर्स इसीलिए क्या कहा जाता है, यूनिवर्स हमारा आइसोलेटेड होता है। फिर आता है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करती है। इट इज अ सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स अलग करना, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। जैसे हमने अभी क्लासरूम का एग्जांपल दिया था, इस क्लासरूम में हमारी बाउंड्री क्या थी, वॉल थी। ये क्या हो गई, हमारी बाउंड्री हो गई। और वॉल के बाहर जो कुछ भी है वो हमारा सराउंडिंग था। सराउंडिंग और सिस्टम को वॉल ही तो अलग कर रही है, तो वॉल हमारा क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। तो सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है, विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। बाउंड्री कैन बी फ्लेक्सिबल। बाउंड्री हमारी फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे
रिजिड का मीन्स क्या हुआ, रिजिड का मीन्स क्या हुआ, उस मोशन ना करे। जैसे हमारी वॉल, जैसे कि हमारी क्लासरूम की वॉल, वो क्या रिजिड रहती है? जी हाँ। रियल है, क्या आप उसको टच कर सकते हो? जी हाँ, टच कर सकते हैं। इमेजिनरी बाउंड्री का मीन्स हुआ जिस बाउंड्री को आप लोग टच ना कर सके। जैसे हमने ये क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, यहाँ पे एक बच्चा बैठा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा। तो हमने क्या किया, हम केवल स्टडी कर रहे हैं कि ये दोनों बच्चे के कैसा पढ़ रहे हैं, इन्हीं दोनों बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, इन्हीं दो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन्हीं दो बच्चों पे हमारा केवल फोकस है। तो इनके चारों तरफ जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी? इमेजिनरी होगी। ये थोड़ी ना कि हम उसके चारों तरफ एक वॉल खींच देंगे ना। तो इनके चारों तरफ एक बाउंड्री जो होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी बाउंड्री कहते हैं। वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है, हाइपोथेटिकल होती है। फिर आता है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। फ्लेक्सिबल मीन्स बाउंड्री जो मोशन कर सके। जैसे ही हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके अंदर कितना फ्यूल आ रहा है, कितना फ्यूल यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो मीन्स हम एक ये इस स्पेस की स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर कितना फ्यूल आ रहा है, कितना फ्यूल जा रहा है। तो ये क्या हो गया? हमारा सिस्टम हो गया। अब सिस्टम के बाहर जो कुछ भी था उसे हम लोगों ने क्या कह दिया? सराउंडिंग कह दिया। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी उसे सराउंडिंग कहते हैं। और सिस्टम, ये तो हमारा अंदर वाला जो सिस्टम था, और सराउंडिंग ये थी। सराउंडिंग क्या था? ये सब बाहर वाला, ये सब क्या है? सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को ये सिलेंडर की वॉल ही तो अलग कर रही है। तो ये सिलेंडर की वॉल क्या हो गई? हमारी बाउंड्री हो गई। ये बाउंड्री हमारी रिजिड है, क्योंकि बाउंड्री वाली मूव तो करेगी नहीं, लेकिन पिस्टन की जो बाउंड्री है, ये जो पिस्टन है हमारा, पिस्टन हम लोग जानते हैं सिलेंडर के अंदर क्या करेगा? रेसिप्रोकेट करेगा, आगे पीछे ऐसे ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा पिस्टन। तो मतलब ये वाली जो बाउंड्री है ये हमारी क्या है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। क्या है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। इसीलिए बाउंड्री हमारी रिजिड हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल और फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। इमेजिनरी बाउंड्री का मीन्स आप लोग ये देखा होगा आप लोगों ने, डिफ्यूजर। डिफ्यूजर, या आप इसे टरबाइन कह सकते हैं। इसके अंदर शाफ्ट लगी है। क्या लगी है? शाफ्ट। तो इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड आता है, फिर यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ से आता है, यहाँ से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई फिक्स बाउंड्री तो है नहीं जिसे हम लोग टच कर सकें। इसीलिए यहाँ पे कौन सी बाउंड्री होगी? इमेजिनरी बाउंड्री होगी। कौन सी बाउंड्री होगी? इमेजिनरी बाउंड्री। और ये हमारी क्या है? रियल बाउंड्री है। ये क्या है? हमारी रियल बाउंड्री, इसे हम लोग टच कर सकते हैं। सिस्टम, सिस्टम देखिए तो हमारे तीन प्रकार के सिस्टम होते हैं। जनरली तीन प्रकार के हमारे सिस्टम होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मीन्स क्या हुआ? एनर्जी इंटरेक्शन भी हो रहा है और मास इंटरेक्शन भी हो रहा है। मीन्स कोई भी मास भी आ सकता है और एनर्जी भी आ सकती है। जैसे ओपन सिस्टम का आप लोग देखिए, जैसे आपका घर का रूम है, तो रूम के अंदर क्या कोई भी आदमी आ सकता है? मतलब आदमी के अंदर क्या होगा? मास होगा, मास आ सकता है। क्या रूम, आपके रूम के अंदर क्या हीट आ सकती है? जी हाँ, हीट भी आ सकती है। सराउंडिंग से रूम गर्म हो जाता है, तो एनर्जी इंटरेक्शन भी हो सकता है और मास इंटरेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए रूम किसका एग्जाम्पल हुआ? ओपन सिस्टम का। यदि हम लोग मैकेनिकल डिवाइस के कंपेरिजन देखें तो टरबाइन हो गया, पंप हो गया, कंप्रेशर हो गया, ये सब क्या है? हमारे ओपन सिस्टम है। इनके अंदर मास भी इंटरेक्शन होता है और एनर्जी भी इंटरेक्शन होती है। मास इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मीन्स आप लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं। मीन्स कोई भी चीज सिस्टम के अंदर भी आ सकती है और वो बाहर भी जा सकती है। फिर आता है क्लोज सिस्टम। अब हमने क्या कर दिया? इसका गेट क्लोज कर दिया। रूम का हमने अपना गेट क्लोज कर दिया, तो क्या इसके अंदर कोई आ सकता है? जी नहीं, कोई नहीं आ सकता। केवल एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है। मीन्स जिसमें मास इंटरेक्शन नहीं हो सकता, केवल एनर्जी इंटरेक्शन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इन विच mass interaction and energy interaction both occur is called open system। और हमारा ओपन सिस्टम की एग्जांपल क्या है? टरबाइन हो गया, पंप हो गया, कंप्रेशर हो गया, ये सब क्या है? हमारे ओपन सिस्टम के एग्जांपल हैं।
फिर आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मीन्स क्या हुआ, जिसमें ना ही मास आ सकता है कोई भी, और ना ही क्या हो सकता है कोई भी एनर्जी आ सकती है ना जा सकती है। मीन्स मास इंटरेक्शन भी नहीं होगा और एनर्जी इंटरेक्शन भी नहीं होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम का हमारा एग्जांपल क्या है, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। बेस्ट एग्जांपल है हमारा यूनिवर्स। थर्मोफ्लास्क, जो आपकी थर्मा बॉटल आती है जिसके अंदर पानी क्या रहता है, ठंडा रहता है। परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन कह सकते हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम ही है। जितनी भी मैकेनिकल डिवाइस होती हैं, ऑल द मैकेनिकल डिवाइस आर ओपन सिस्टम। जितनी भी मैकेनिकल डिवाइस होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, ओपन सिस्टम होती हैं। यहाँ पे दो प्रकार के अप्रोच आते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, एक होता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रो का मीन्स क्या हुआ, छोटा। माइक्रो का मीन्स क्या हुआ, छोटा। मीन्स हर एक मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं। हर एक मॉलिक्यूल का मीन्स क्या हुआ, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो। पहले हमने इस मॉलिक्यूल की स्टडी कर ली, दूसरी बार हमने इस मॉलिक्यूल के बारे में देखा, तीसरी बार इस मॉलिक्यूल के बारे में देखा, मतलब हर एक मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, और इसमें किसी भी सिस्टम की मैनी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट होगी। और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में जैसे हमारे पास कोई भी चीज है तो उसका हम लोग एवरेज बिहेवियर देखते हैं। क्या देखते हैं, एवरेज बिहेवियर। इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी नहीं करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में। एक बात याद रखिएगा, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। In microscopic approach, the behavior of individual molecule is taken into consideration, means हर एक individual molecule की स्टडी कर रहे हैं। And this approach is also known as statistical thermodynamics। इस approach को हम लोग क्या कहते हैं, statistical thermodynamics कहते हैं। This approach is useful in low density, higher altitude। higher altitude का means क्या हुआ, because of low density means low mass। ये अप्रोच वहीं यूजफुल होगा जहाँ पे क्या होता है, लो डेंसिटी होता है। जैसे हमारे, अगर हम लोग जनरल एग्जांपल लें, प्लैनेट। क्या हम लोग हर एक इंडिविजुअल प्लैनेट की स्टडी करते हैं, क्योंकि उनका क्या है, डेंसिटी बहुत कम है, बहुत ही लेस नंबर में पाए जाते हैं, इसीलिए प्लैनेट हमारा क्या हो गया, हर एक प्लैनेट की स्टडी कर पा रहे हैं। लेकिन इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच, इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच behavior of individual molecules is not taken into consideration, means हर एक individual molecule की study नहीं करते, but the average behavior of molecules, but लेकिन average behavior देखते हैं molecules का, is taken into consideration। This approach is also known as classical thermodynamics। इस approach को हम लोग क्या कहते हैं, classical thermodynamics कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज का मीन्स क्या होता है, विशेषताएं। मीन्स ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, सिस्टम की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जिन्हें हम लोग मेजर्ड कर सकें, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज प्रॉपर्टीज। जैसे हो गया हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। यहाँ पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, प्रेशर होगा, मीन्स उस सिस्टम में कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है। क्या प्रेशर को आप मेजर कर सकते हो, जी हाँ, 1 बार होगा, 2 बार होगा, मेजर कर सकते हैं। वॉल्यूम को भी मेजर कर सकते हैं। क्या आप लोग स्मेल को मेजर कर सकते हैं, कितनी स्मेल है, नहीं मेजर कर सकते हैं। स्मेल की कोई क्वांटिटी नहीं होती है, मीन्स उसको नंबर के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, कि बस ये बता सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा स्मेल आ रही है, कम स्मेल आ रही है। ब्यूटी क्या है, इसको हम लोग बता सकते हैं नंबर्स में कि वो कितनी ब्यूटी है, वो 5 ब्यूटी है, वो 6 ब्यूटी है, ऐसे नहीं बता सकते। इसीलिए ब्यूटी हमारी क्या होगी, प्रॉपर्टीज नहीं होगी। प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्टेट फंक्शन होती हैं। प्रॉपर्टीज आर स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन होती हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री। मीन्स जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं पास्ट हिस्ट्री पे, मतलब पहले जो हुआ उस पर डिपेंड नहीं करती, पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करती। प्रॉपर्टीज हमारी दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज दो प्रकार की। पहली होती है इंटेंसिव, दूसरी होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव को इंट्रिंसिक भी कहते हैं और एक्सटेंसिव को एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं। इनका मीन्स क्या हुआ? इन से निकला इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ अ सिस्टम। मीन्स प्रॉपर्टीज जो मास और साइज ऑफ अ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती उन्हें क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड on the mass or size of a system is known as intensive property। जैसे कि हमारा प्रेशर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हर जगह सेम रहता है? आपके घर पे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतना ही आपके पड़ोस में भी होगा। मींस मास यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? उतना ही है। मींस प्रेशर क्या हो गया आपका? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। टेम्परेचर, जैसे किसी बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, मीन्स उसका यहाँ का भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ का भी टेम्परेचर और यहाँ का भी टेम्परेचर। मीन्स टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे इसको हम आधा कर दें तब भी इसका टेम्परेचर उतना ही रहेगा। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास और साइज ऑफ अ सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती। जैसे हमने मान लिया किसी फ्लूइड की डेंसिटी 2 kg/m³ है, अब क्या उससे हमने आधा कर दिया फ्लूइड को, तो क्या उसकी डेंसिटी क्या कम आधी हो जाएगी? नहीं, उसकी डेंसिटी अब भी क्या रहेगी? 2 kg/m³। थर्मल कंडक्टिविटी, एडियाबेटिक इंडेक्स, ये सब क्या होती है? हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मीन्स क्या हो? प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑफ द मास और साइज ऑफ अ सिस्टम। जो मास और साइज ऑफ अ सिस्टम पे प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे वॉल्यूम, किसी भी सिस्टम का हमारे जैसे में मान लिया कोई भी क्यूबॉइड है, इसका वॉल्यूम ए क्यूब होगा क्यूब का। अब इसको क्या हमने आधा कर दिया तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जी हाँ, वॉल्यूम क्या है? मतलब साइज ऑफ अ सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब वो क्या हो जाएगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। मास, मास तो हमारा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जितनी भी प्रकार की एनर्जीज होती हैं, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी, इंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये सब क्या होती हैं? हमारी इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। जितनी भी प्रकार की एनर्जीज होती हैं सारी की सारी हमारी एक्सटेंसिव, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। ऑल द स्पेसिफिक टर्म्स, जितने भी स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, ऑल द इंटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक का मीन्स क्या होता है? उसमें से मास निकाल लेना, मास निकाल लेना मतलब मास से डिवाइड कर देना, तो उसी को क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक डेंसिटी, ये सब क्या होते हैं? पर यूनिट मास निकलते हैं। स्टेट क्या बताता है? स्टेट का मीन्स क्या हो? सिस्टम की क्या कंडीशन है, सिस्टम की कंडीशन क्या है, मीन्स सिस्टम की उसमें प्रॉपर्टीज क्या है, वही क्या बताता है? स्टेट बताता है। कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कंडीशन ही क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। द स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम की स्टेट होती है उसे स्पेसिफाइड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की प्रॉपर्टीज से हम लोग सिस्टम की स्टेट को स्पेसिफाई करते हैं। एज लॉन्ग एज स्टेट इज फिक्स, जब तक कि स्टेट हमारा फिक्स है, देन द प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो फिक्स, तो प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? हमारी फिक्स्ड होंगी। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मीन्स अगर स्टेट फिक्स है तो प्रॉपर्टीज फिक्स होंगी। यदि हमने कह दिया किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज फिक्स है, मतलब ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, इसका हमने कह दिया प्रेशर पी, पी बराबर 2 बार है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मीन्स क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? फिक्स है, तो मीन्स इसका स्टेट भी क्या होगा? फिक्स होगा। क्या होगा? एक फिक्स्ड स्टेट होगा। यही वाइस वर्सा का मीन्स हो जिसका जस्ट अपोजिट। प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस,
चेंज इन स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। यदि स्टेट में चेंज आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कोई हमारे पास सिस्टम था जिसका पहले प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। अब कुछ समय बाद देखा कि उसका टेम्परेचर क्या हो गया, प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2। तो मीन्स जब ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में आया तो इसी को क्या किया गया, प्रोसेस कहा गया। क्या कहा गया, प्रोसेस। क्योंकि स्टेट में चेंज आ गया तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। चेंज इन स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। फिर आता है पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होती है, ऐसी क्वांटिटीज जो सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड करती हैं। क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, और स्टेट या पॉइंट ऑफ द सिस्टम इज नोन एज पॉइंट फंक्शन। मीन्स सिस्टम की स्टेट पे डिपेंड कर रही है, सिस्टम का उस स्टेट पे क्या प्रेशर है, सिस्टम की कंडीशन पे डिपेंड कर रही है कि मीन्स सिस्टम कंडीशन क्या है, उस टाइम पे क्या प्रेशर है, क्या वॉल्यूम है, इन सब के पे डिपेंड कर रही है। तो उन्हें क्या कहते हैं, पॉइंट फंक्शन कहते हैं। ऑल द प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सारी की सारी पॉइंट फंक्शन होती हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है पॉइंट फंक्शन का, क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का मीन्स हुआ फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डीपी से, डीवी से। डीपी मतलब P2 माइनस P1 और डीवी मतलब क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डीपी, डीवी और डीटी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पाथ फंक्शन क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इज नोन एज पाथ फंक्शन। जैसे कि हमने मान लिया हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो हमने क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे डायरेक्ट ऐसे चले गए। फिर हमने एक दूसरा रास्ता देखा, ऐसे चले गए। फिर हमने एक और तीसरा रास्ता देखा, ऐसे चले गए। तो क्या हर एक, तो क्या इनके बीच की डिस्टेंस हमने जब ये वाली प्रोसेस से गए A1 B से, तो इसमें डिस्टेंस कम ट्रेवल करनी पड़ी। A1 B में डिस्टेंस क्या होगी, कम ट्रेवल करनी पड़ी। और A2B से गए तब डिस्टेंस हमें ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ी। A3B से गए तो और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। मीन्स क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस डिस्टेंस हमारी क्या हो रही है, पाथ पे डिपेंड कर रही है। किस रास्ते से जाओगे उतनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी। तो मीन्स ऐसी क्वांटिटीज जो कि पाथ पे डिपेंड करती हैं, क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। सिस्टम किस किस पाथ से आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन कहते हैं। जनरली हमारी हीट, वर्क, ये सब क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। हीट और वर्क, एंट्रोपी जनरेशन, ये हमारे क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। हीट, वर्क, एंट्रोपी जनरेशन, ये सब क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। इट डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री, ये पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं, मतलब पहले क्या हुआ उस पर डिपेंड करते हैं। इनका इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का मीन्स क्या हुआ, जैसे हम लोग डीपी को लिख रहे थे P2 माइनस P1, और इसे कैसे लिख रहे थे, डीपी से लिख रहे थे, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, डीक्यू, डीक्यू से लिखेंगे। ये क्या होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। ऐसे ऐसे कहते हैं डेल क्यू, या इसे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, डेल क्यू। किसी भी एनर्जी को लिखना हो, हीट, हीट क्या है हमारा, पाथ फंक्शन है। हीट को लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल डब्ल्यू, डेल क्यू, एक्सेट्रा। इनका इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लिख सकते। जैसे हमें डेल क्यू निकालना है तो Q2 माइनस Q1 हम लोग नहीं निकाल सकते, ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिर आता है पाथ। पाथ क्या होता है, जैसे हमारे पास हमने मान लिया पीवी डायग्राम है,
प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था। इस पॉइंट पे प्रेशर हमारा क्या था, P1 था और वॉल्यूम हमारा V1 था। दूसरी स्टेट पे आगे सिस्टम, वॉल्यूम V2 हो गया और प्रेशर हमारा हो गया P2 हो गया। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आया तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा, प्रोसेस कहा। अब इसके बीच में बहुत सारी स्टेट होंगे, होने वाली दूसरी स्टेट है, तीसरी स्टेट, इस पे वॉल्यूम V3 है और प्रेशर P3 है। एक और स्टेट आई, इस पे वॉल्यूम V4 है, प्रेशर P4 है। एक और स्टेट है, इसमें वॉल्यूम क्या है, V5 है, प्रेशर P5 है। तो मीन अगर आप लोग देखो सक्सेसिव स्टेट को ज्वाइन करने से जो हमें वे मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। सक्सेसिव स्टेट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाती है, पाथ कहलाती है। कॉन्टिनम, कॉन्टिनम का मीन्स क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का मीन्स क्या हुआ, नो गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, नो गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि कोई भी गैप नहीं है, नो गैप बिटवीन मॉलिक्यूल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहते हैं। मींस होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हो, मास क्या हो, हर जगह सेम हो, सेम कंसंट्रेशन में हो। नो वॉइड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी वॉइड ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टिनम। फिर आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो है, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। क्या है, वेरी स्लो प्रोसेस है या इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। इट इज इट इज वेरी स्लो और इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, वेरी स्लो या इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है। अ प्रोसेस विच इज कैरीड आउट वेरी स्लो, इन very slow or infinitely slow is known as quasi-static. A process which is very slow or infinitely slow is known as quasi-static. अगर कोई प्रोसेस बहुत ही स्लो है, मीन जिसको होने में बहुत सारे ईयर्स लग रहे हैं, बहुत सारा टाइम लग रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे हमने मान लिया ये हमारा एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर गैस है। क्या है, गैस है। अब इस सिलेंडर के ऊपर ये वेट रखा गया है। ये मान लीजिए आप लोगों की जैसे गेहूं का बोरा देखा है, वो रखा है। अब उसमें से हम लोग एक एक गेहूं निकाल रहे हैं, हर एक एक गेहूं निकाल रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पिस्टन कहीं मूव ही नहीं हो रहा है। क्या लगेगा, पिस्टन कहीं मूव ही नहीं हो रहा है। मतलब इसको बहुत थोड़ा सा चलने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मीन्स बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस है। इसीलिए इसे क्या कहा गया, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहा गया। इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एट एवरी पॉइंट ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस के हर एक पॉइंट पे सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम क्या होगा हमारा, इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। बिकॉज देयर इज वेरी स्मॉल पोटेंशियल, यहाँ पे बहुत ही कम पोटेंशियल होता है, ड्यू टू विच चेंज होकर, ड्यू टू विच चेंज हो, जिसके कारण यहाँ पे कोई भी चेंजेस ऑकर हो। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जिसके हर एक पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस, जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। जितनी भी रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं सारी की सारी क्वासी स्टैटिक होती हैं, बट ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस आर नॉट रिवर्सिबल। लेकिन जितनी भी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती हैं वो रिवर्सिबल नहीं होती हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मीन्स क्या हुआ,
हमने मान लिया ये हमारा पीवी डायग्राम है, ये हमारा क्या है, पीवी डायग्राम है। इस पीवी डायग्राम में हमने क्या किया, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आए, 1 से 2 पे आए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर हम लोग स्टेट 1 से 2 पे आ रहे हैं और 2 से 1 पे भी चले जाएं, 2 से 1 पे भी चले जाएं, लेकिन सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट ना करें, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। मीन्स क्या हुआ, अगर आप लोगों ने रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल देखिए, जैसे आपके पास एक बाइक थी, आप लोगों ने इस पे चलाया, ठीक है, इस पे चलाया तो क्या इसका फ्यूल खत्म हुआ होगा, खत्म हुआ होगा फ्यूल। अब क्या हुआ, अगर ये बाइक ऊपर से नीचे और इसके अंदर फ्यूल भर जाए, इसके अंदर अपने आप भी फ्यूल भर जाए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं, मतलब सिस्टम के अंदर, मतलब बाइक के अंदर जितना फ्यूल पहले था उतना फ्यूल अभी भी है। तो मीन्स ये प्रोसेस एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, क्या है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, एक इमेजिनरी प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कंप्लीटली रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। अब प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल, एक प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस तभी कहेंगे इफ व्हेन रिवर्स्ड इन द डायरेक्शन, जब रिवर्स हो सके डायरेक्शन में, फॉलोज द सेम पाथ, फॉलो करे सेम पाथ एज दैट ऑफ फॉरवर्ड, जो पहले फॉलो किया था, विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई इफेक्ट छोड़े बिना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस आर मोस्ट इफिशिएंट, बहुत ही इफिशिएंट प्रोसेस होती हैं, इसीलिए इसे यूज फॉर कंपैरिजन टू एक्चुअल प्रोसेस। यदि कोई भी प्रोसेस ऑकर हो रही है तो रिवर्सिबल प्रोसेस को कंपैरिजन में लिया जाता है, जिससे हमें मैक्सिमम वर्क मिल सके। रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है जॉइंट लाइन के द्वारा, किससे, जॉइंट लाइन के द्वारा रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर आता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, अ प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल, मींस अगर कोई प्रोसेस हो रही है 1 से 2 और 2 से 1, मींस 1 से 2 कोई प्रोसेस हुई और 2 से 1 यदि आ पा रही है, तो इसे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अगर नहीं आ पा रही, किसी दूसरे पाथ से आ रही है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। अ प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस का मेन रीजन क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज वन ऑफ द रीजन विच मेक द प्रोसेस इरिवर्सिबल। फ्रिक्शन एक ऐसा रीजन है जो कि प्रोसेस को क्या कहता है, करता है, इरिवर्सिबल बना देता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। गिब्स फेज रूल क्या कहता है, गिब्स फेज रूल कहता है P प्लस एफ बराबर होता है C+2। एफ क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम में, P क्या है हमारा फेज है, और सी क्या है, नंबर ऑफ केमिकल कंपोजिशन। जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है हमारी O2, इसमें अगर हम लोग फेज देखें तो गैसियस फेज है, मतलब एक फेज होगा, और केमिकल कंपोजिशन देखें तो ऑक्सीजन ही है तो केवल एक होगा। अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो यहाँ पे क्या आ रही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रही है। अगर यहाँ पे देखिए स्टीम और वाटर दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है, मीन्स H2 केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है। अगर फेज देखें तो फेज क्या है, यहाँ पे क्या है, स्टीम है, मतलब वेपर फेज है, और यहाँ पे क्या है, लिक्विड फेज है, मतलब फेज दो है। और केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेम है, मतलब एक ही है। तो मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर यहाँ पे देखें इसी तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर आता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या हुआ, यदि कोई भी सिस्टम फॉलो कर रहा है these three type of equilibrium is known as thermodynamic equilibrium।
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है तो हम लोग लिख देते हैं। मीन्स अगर कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स टेम्परेचर सेम है, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। यदि हमारे पास कोई सिस्टम है, उसका टेम्परेचर यदि यहाँ का 20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का भी 20 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। या आप मान लीजिए तो आपके पास दो बॉडी है, यदि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो वो बॉडी क्या है, हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। फिर आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस, इक्वालिटी ऑफ फोर्सेस। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसमें क्या हो, फोर्स क्या हो, इक्वल हो। थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का मीन्स नो रिएक्शन। अगर कोई प्रोसेस है उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या आएगा, रिएक्शन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब टेम्परेचर मेजरमेंट जो था बिफोर 1954, 1954 से पहले जो टेम्परेचर मेजरमेंट था वो बेस्ड था दो पॉइंट पे, पहला था आइस पॉइंट और दूसरा था फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम लोग स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। बट आफ्टर 1954, आफ्टर 1954 टेम्परेचर मेजरमेंट जो हुआ वो बेस हो गया एक सिंगल पॉइंट पे। इट इज बेस्ड ऑन सिंगल पॉइंट फिक्स टेम्परेचर, दैट इज द ट्रिबल पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि क्या था, ट्रिबल पॉइंट था वाटर का। ट्रिबल पॉइंट जो होती है वाटर की वो 0.01 डिग्री सेल्सियस होती है या 273.16 केल्विन होती है, 273.16 केल्विन होती है। आइडियल गैस थर्मोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन से आइडियल गैस थर्मोमीटर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। फिर आता है थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी थी, उस बैटरी से वायर कनेक्ट था और हमारा मोटर में कनेक्ट था। किस में कनेक्ट था, मोटर में। मोटर के आगे हमारी क्या लगी थी, रॉड लगी हुई। अगर हम लोग इस बैटरी से ऑन करते हैं, यहाँ पे हमारी पुली लगी हुई है, इस पुली में हमारा क्या हुआ है, वेट लिफ्ट है। अगर हम लोग क्या करते हैं, बैटरी ऑन करते हैं तो मोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, जिसके कारण वेट क्या होगा, या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, मीन्स वेट का राइज होगा, मीन्स एंड वर्क ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से। हमने अगर सिस्टम माना है ये केवल मोटर और बैटरी तक, तो मीन्स अगर वर्क ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। क्या, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क ट्रांसफर यदि हो रहा है तो हम लोग कहेंगे सिस्टम ने हमारा वर्क करके दिया। क्या दिया, वर्क करके दिया। वर्क इंटरेक्शन तभी होगा जब सिस्टम हमारा क्या कुछ करके देगा, वर्क करके देगा। ये देखिए यहाँ पे वर्क इंटरेक्शन की डिफिनेशन। अब वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क तभी माना जाएगा इफ द सोल ऑफ द सिस्टम, इफ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स, थिंग्स को अफेक्ट करे एक्सटर्नल टू द सिस्टम, जो सिस्टम के बाहर है, वो इक्वलेंट हो सकता है, इक्वल हो सकता है। राइजिंग ऑफ वेट, वेट को राइज करके, वेट में नॉट बी राइज, ये जरूरी नहीं है कि वेट ही राइज हो, बट द इफेक्ट कैन बी इक्वलेंट टू द राइजिंग द वेट, लेकिन इफेक्ट इक्वलेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए राइजिंग वेट की, वो वेट को भी राइज कर दे। वर्क ट्रांसफर ऑकर यहाँ पे आता है, वर्क ट्रांसफर ऑकर ओनली व्हेन, वर्क ट्रांसफर तभी होगा जब ये क्या करेगा, बाउंड्री से क्रॉस करेगा। Work transfer occur only when it crosses the boundary of a system. If work does not cross the boundary of a system, then there is no work transfer. Hence, work is the boundary phenomena. यदि वर्क क्रॉस नहीं कर रहा है सिस्टम की बाउंड्री से तो वर्क ट्रांसफर, देन देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, तो वहाँ पे कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होगा। हेंस वर्क इज द बाउंड्री फिनोमिना। वर्क क्या होगा, बाउंड्री फिनोमिना होगा। जैसे हमारे पास एक बैटरी थी तो हमने क्या माना, इसको पूरा सिस्टम माना था, इतना हमारा सिस्टम है।
तो ये यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या हुआ, रोटेट किया शाफ्ट, शाफ्ट रोटेट किया तो इस पुली से हमारा क्या हुआ, वेट लिफ्ट हुआ, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सिस्टम के बाहर वर्क करके दे रहा है, मतलब सिस्टम वर्क करके दे रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। यदि सिस्टम वर्क करके दे रहा है तो उसे हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। यदि सिस्टम पे हम लोग वर्क करते हैं तो उसे हम लोग निगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, जैसे कि हमने मान लिया ये पूरा हमारा सिस्टम है, ये बैटरी थी, यहाँ पे हमारा मोटर है, हमने इसका ये पूरा सिस्टम मान लिया, इमेजिनरी एक लाइन कर दी बाउंड्री, तो ये पूरा सिस्टम है, मतलब सिस्टम के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, सिस्टम के बाहर कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ना कोई भी एनर्जी इंटरेक्शन हो रहा है। तो मीन्स क्या हुआ है, यहाँ पे कोई भी वर्क ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। साइन कन्वेंस साइन कन्वेंशन आप लोगों को बता ही दिए, यदि सिस्टम वर्क करके दे रहा है तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, डब्ल्यू हमारा पॉजिटिव होगा। यदि सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है तो वर्क विल बी निगेटिव। यदि सिस्टम का वॉल्यूम बड़ा है मीन्स हमें वर्क मिलेगा, लेकिन यदि सिस्टम का वॉल्यूम कम हो रहा है मीन्स हमें क्या होगा, सराउंडिंग सिस्टम के साथ वर्क कर रही होगी, सिस्टम पे वर्क कर रही होगी, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज निगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। सिस्टम वर्क करके जितना दिया उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। फॉर अ क्लोज सिस्टम व्हेन द बाउंड्री इज एक्सपेंडिंग देन द वर्क विल बी पॉजिटिव। यदि क्लोज सिस्टम में बाउंड्री एक्सपैंड हो रही है तो वर्क हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फॉर अ क्लोज सिस्टम व्हेन द बाउंड्री इज कॉन्ट्रैक्टिंग देन द वर्क विल बी निगेटिव। जब बाउंड्री कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव वर्क, देन द वर्क विल बी निगेटिव, तो वर्क हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। फिर जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होती है वर्क ट्रांसफर की, डब्ल्यू बराबर क्या होती है, पी डीवी होती है। क्या होती है जनरलाइज्ड इक्वेशन, पी डीवी, डब्ल्यू बराबर पी डीवी। ये जो इक्वेशन है ये हमारी वैलिड है केवल क्लोज सिस्टम के लिए। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर क्लोज सिस्टम और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए, जिसे हम लोग नॉन फ्लो वर्क भी कहते हैं। यदि पीवी डायग्राम का एरिया आ रहा है अलोंग वॉल्यूम एक्सिस, गिव द पीवी डायग्राम का यदि एरिया आ रहा है किसके अबाउट, वॉल्यूम एक्सिस के अबाउट, तो वो हमें क्लोज सिस्टम वर्क देगा। और यदि पीवी डायग्राम का एरिया आ रहा है हमारा प्रेशर एक्सिस के अबाउट, मतलब ऐसे कुछ, तो वो हमारा क्या देगा, ओपन सिस्टम वर्क देगा। और यदि पीवी डायग्राम का एरिया वॉल्यूम एक्सिस के अबाउट आ रहा है तो क्लोज सिस्टम वर्क देगा। एरिया ऑफ पीवी डायग्राम का जो एरिया होगा गिव्स वर्क ट्रांसफर। यदि साइकिल हमारी एंटी क्लॉकवाइज रन कर रही है, if the cycle run in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है। अगर साइकिल हमारी, ये जो हमारी क्या है, साइकिल कहलाती है। यदि हम ये हमारी क्या क्लॉकवाइज रन कर रही है मीन्स क्या हुआ, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मीन्स घड़ी की सुई में ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज का मीन्स ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए तो हमारी क्या होगी, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होगी। एरिया जो होगा, एरिया इंक्लोज्ड बाय साइकिल रिप्रेजेंट नेट वर्क ट्रांसफर। फिर आता है एयर थर्मोडायनेमिक साइकिल का मीन्स क्या, अ प्रोसेस ऑकर इन सच अ वे दैट्स जिसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम देन इट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। जैसे हमने मान लिया 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 4 से 5 गया, 5 से 6 गया, 6 से 7 गया, तो मीन्स क्या हुआ, इनका इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या, थर्मोडायनेमिक साइकिल कहते हैं। और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एनी प्रॉपर्टी क्या होगी, जीरो होगी। नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम वर्क फॉर वेरियस प्रोसेस। नॉन फ्लो या क्लोज सिस्टम दोनों का मीन्स एक ही है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोक्रिक जिसे आइसोमेट्रिक भी कहते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबैरिक जिसे आइसोपिस्टिक भी कहते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल, और नेट हीट इंट्रैक्शन जीरो है तो मीन्स एडियाबेटिक, और नेट हीट इंट्रैक्शन यदि जीरो नहीं है तो वो हमारा क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है।
आइसोकोरिक या वॉल्यूम आइसोमेट्रिक या वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, W बराबर क्या होता है हमारा, P dV होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है का मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो मीन्स वर्क ट्रांसफर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वर्क ट्रांसफर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब आइसोबैरिक आइसोबैरिक पीवी की पावर पीवी इक्वल टू आइसोबैरिक आइसोबैरिक का मीन्स क्या हुआ, आइसोबैरिक का मीन्स हुआ प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी डी वी, मतलब डब्ल्यू बराबर पी वी टू माइनस वी वन। ये हमारी क्या होगी, आइसोबैरिक प्रोसेस होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस का मीन्स क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन होती है पीवी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ आइसोथर्मल। अगर यहाँ से हम लोग देखें पीवी बराबर एम आर टी होता है आइडियल गैस के लिए, तो पी बराबर सी अपॉन वी आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क ट्रांसफर की वैल्यू पी वन वी वन एल एन वी टू अपॉन वी वन। ये किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए, पी वन वी वन एल एन वी टू अपॉन वी वन। ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में नेट हीट इंटरेक्शन जीरो होता है। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, टी वी की पावर गामा माइनस वन बराबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टी टू अपॉन टी वन बराबर पी टू अपॉन पी वन की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा होता है। डब्ल्यू बराबर होता है पी वन वी वन माइनस पी टू अपॉन पी वन वी वन माइनस वी टू अपॉन गामा माइनस वन होता है। ये टोटल हमारा वर्क ट्रांसफर आता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी वन वी वन माइनस वी टू अपॉन गामा माइनस वन होता है। ये वर्क ट्रांसफर आता है। ये हमारे क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के लिए। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, किस प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए है वर्क ट्रांसफर की वैल्यू। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जो होता है वो ग्रेटर देन होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर आता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब प्रोसेस इज सेड टू बी पॉलीट्रॉपिक, यदि प्रोसेस को तभी पॉलीट्रॉपिक कहेंगे when PV की पावर n बराबर कांस्टेंट इज अ जनरल वैल्यू ऑफ n लाइज बिटवीन 1 एंड गामा। n की वैल्यू जो होगी 1 और गामा के बीच में होगी। इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देयर इज बोथ हीट इंटरेक्शन एंड वर्क ट्रांसफर ऑकर, बट इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस ओनली वर्क ट्रांसफर ऑकर होता है। तो हमारा पॉलीट्रॉपिक में वर्क क्या होगा, क्या आएगा, पी वन वी वन माइनस वी टू अपॉन एन माइनस वन आएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर क्या आएगा, पी वन वी वन माइनस वी टू अपॉन एन माइनस वन। अगर हम लोग स्लोप निकालना चाहें, जैसे हमें पता है पी, हम लोग एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं, पीवी की पावर हमने के मान ली इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे इसका, अब जब हमारी आइसोकोरिक थी मींस वॉल्यूम कांस्टेंट था, वी के बराबर क्या हो जाएगा, सी बाई पी। तो वॉल्यूम कांस्टेंट कैसे निकलेगा, जब के की वैल्यू आप लोग इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा। यही क्या होता है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस होती है। v बराबर कांस्टेंट कैसे निकलेगा, जब pv की पावर k बराबर कांस्टेंट है, मतलब v की पावर k बराबर c पाई p आ जाएगा। यदि k इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, k इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तभी हमारी प्रोसेस क्या होगी, आइसो। ये हम लोग एक सिंपल रूल है बस स्लोप दिखाने के लिए, जैसे हमारा पीवी डायग्राम है तो कोई भी लाइन अगर ऐसे है तो मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये हमारी क्या है, आइसोबैरिक लाइन है। क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए लाइन है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये एक हमारी क्या है, आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए के बराबर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए के बराबर क्या होगा हमारा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए के बराबर क्या होगा, जीरो होगा। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा,
1 हो जाएगा, मीन्स पीवी इक्वल टू कांस्टेंट और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। ये हमारा अगर हम लोग देखें ये हमारा क्या हो गया, आइसोबैरिक, ये आइसोथर्मल, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल। ये हमारा जो था ये हमारी आइसोबैरिक लाइन थी, ठीक है। अगर स्लोप और ज़्यादा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अगर स्लोप और ज़्यादा है तो उसे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस को कहते हैं, पीवी की पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। कैसे होता है अभी हम लोग डिराइव करेंगे। जैसे हमने मान लिया, हमें पता है आइसोथर्मल में क्या होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, इसको डिफरेंशिएट कर लिया, पहले को रोका दूसरे का किया, प्लस दूसरे को रोका पहले का किया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो डी पी अपॉन डी वी बराबर आ जाएगा माइनस पी अपॉन वी। ये हमारा किसका स्लोप हो गया इन केस ऑफ आइसोथर्मल। अगर हम लोग एडियाबेटिक के केस में स्लोप निकालें तो एडियाबेटिक के केस में नेट हीट इंटरेक्शन जीरो होता है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। इसका हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट, मतलब पहले को रोका दूसरे का किया, तो गामा वी की पावर गामा माइनस 1 डी वी, प्लस दूसरे को रोका पहले का किया, डी पी इक्वल टू जीरो। तो डी पी अपॉन डी वी जो आएगी माइनस पी अपॉन वी इंटू गामा, माइनस पी अपॉन वी इंटू गामा आएगा। ये सब क्या है, हमारा स्लोप है एडियाबेटिक प्रोसेस का इन ऑन पीवी डायग्राम में। इससे अगर हम लोग देखें स्लोप डी पी अपॉन डी वी क्या आ गया, माइनस पी अपॉन वी इंटू गामा, मतलब स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जो आ रहा है वो गामा टाइम से स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का अगर हम लोग देखते हैं तो डी पी अपॉन डी वी इक्वल टू क्या था, पी बाई वी था। ये क्या था, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल था। और एडियाबेटिक प्रोसेस में इसी को गामा से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। हीट इंटरेक्शन का मीन्स क्या हुआ, मीन्स एनर्जी इंट्रैक्शन बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी इंट्रैक्शन हो रहा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। हीट एक क्या है, बाउंड्री फिनोमिना है, मीन्स हीट को हम लोग बाउंड्री पे देख सकते हैं। जैसे हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के बाउंड्री पे हम लोग केवल हीट को देख सकते हैं। अगर सिस्टम के अंदर वो आ गई हीट तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। हीट क्या है, एक हमारा पाथ फंक्शन है और एनर्जी एक हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है। हीट का इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। इट डिपेंड ऑन द पास्ट हिस्ट्री, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। हीट क्या है, एक सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। हीट हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है सेंसिबल हीट, एक होती है लैटेंट हीट। सेंसिबल हीट का मीन्स क्या हुआ, जिससे हमारा क्या हो, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो लेकिन फेज में चेंज ना आए तो उसे सेंसिबल हीट कहते हैं। और लैटेंट हीट क्या हो, यदि किसी सिस्टम को दें तो उसका टेम्परेचर चेंज ना हो लेकिन फेस चेंज हो जाए तो उसे हम लोग लैटेंट हीट कहते हैं। उस हीट को हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट कहते हैं। सेंसिबल हीट क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर एम सी डी टी होता है। क्या होता है, Q बराबर एम सी डी टी होता है। सेंसिबल हीट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर एम सी डी टी होता है। यहाँ पे C जो है ये हमारी स्पेसिफिक हीट है, M है मास है, और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम लोग C देखें तो Q बाई एम डी टी आ जाएगा। मीन्स स्पेसिफिक हीट क्या है, किसी यूनिट मास का यूनिट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट होती है उसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक हीट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है, मीन्स जीरो हो जाएगा, मतलब 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस नेट हीट इंट्रैक्शन इक्वल टू जीरो होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो हमारा आएगा वर्क ए सी वी सी पी की सी की वैल्यू कितनी आएगी, एडियाबेटिक प्रोसेस में जीरो आएगी। कितनी आएगी, जीरो आएगी।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इज 0। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर आता है FLTD, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। मींस एनर्जी जो होती है वो कंजर्व होती है। एनर्जी को नेदर क्रिएटेड, ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन कैन ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अगर हम लोग देखें फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, फॉर अ क्लोज सिस्टम साइक्लिक प्रोसेस के लिए अंडर गोइंग इन अ साइकिल, कोई साइकिल भी हो रही हो, मीन्स यदि प्रोसेस हमारी 1 से 2 हुई और फिर 2 से 1 हो तो एक साइकिल हुआ। साइकिल का मीन्स जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल कहते हैं। तो उसमें क्या होगा? नेट हीट इंटरेक्शन जो होगा वो नेट वर्क इंटरेक्शन के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी साइकिल में चेंज इन एनी प्रॉपर्टीज जीरो होती है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला भी आता है dq इक्वल टू du प्लस dw। जैसे हमारे पास एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, किसी बॉडी को हमने हीट दी क्यों, तो उसने क्या किया? अपनी खुद की एनर्जी कुछ इंक्रीज कर ली, जिसे हम लोग डी कह रहे हैं, और कुछ वर्क कर दिया डब्ल्यू। मतलब क्यू हीट हमने दी तो उसमें से कुछ एनर्जी उसने यूटिलाइज कर ली और कुछ वर्क कर दिया, तो डी क्यू बराबर क्या होगा? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू की जगह पे आप लोग लिख रहे हैं पी डी वी, तो मीन्स ये किसका है? क्लोज सिस्टम वर्क है। मतलब ये डी क्यू बराबर हो जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू बराबर हो जाएगा डी यू प्लस पी डी वी। ये क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है, क्लोज सिस्टम और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है। फिर आता है कंसीक्वेंस ऑफ FLTD। हीट क्या होता है? हमारा पाथ फंक्शन होता है। हीट क्या होता है? हमारा पाथ फंक्शन होता है। इस डेरिवेशन को हम लोग देख लेंगे कैसे हीट हमारा पाथ फंक्शन है। एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। एनर्जी क्या है? एक हमारी प्रॉपर्टी है। एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी जो होगी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्यू बराबर होता है डी प्लस डब्ल्यू। तो आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स कोई भी हीट ना ही आ सकती है ना ही जा सकती, मतलब हीट इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई भी वर्क इंटरेक्शन नहीं होता है, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो, मतलब डेल्टा ई बराबर इक्वल टू जीरो हो गया। E1 इक्वल टू क्या हो गया? E2 हो गया। मीन्स किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये कैसी मशीन है? ये एक ऐसी मशीन है जो कि वर्क देती है, कॉन्टिन्यूस वर्क देती है, लेकिन बिना कोई एनर्जी लिए, विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसे हम लोग क्या कहते हैं? PMM1 कहते हैं। मीन्स इस डिवाइस की एनर्जी क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। PMM1 जो होती है ये वायलेट करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। PMM1 क्या होती है? एक ऐसी मशीन होती है विच गिव कॉन्टिन्यूस वर्क, जो कि कॉन्टिन्यूस वर्क देती है बाई एक्सचेंजिंग हीट विद सिंगल रिजर्वायर। एक्सचेंज करती है हीट विद सिंगल रिजर्वायर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? PMM1 कहते हैं। क्या कहते हैं? PMM1 कहते हैं। देयर कैन बी नो मशीन, कोई भी ऐसी मशीन नहीं है विच डिव कॉन्टिन्यूस वर्क विदाउट एब्जॉर्बिंग सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इफ सच डिवाइस पॉसिबल, यदि ऐसी डिवाइस पॉसिबल है तो ये वायलेट करेगी FLTD को, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ऐसी डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं? PMM1 कहते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। सॉरी, गुड। अब हम लोग सेकंड देखते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स। मीन्स मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है उसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या ये एक एनर्जी है? जितनी भी एनर्जी होती है सारी की सारी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है।
इट इज एक्सप्रेस इन किलो जूल। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो ये कौन सी हमारी हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। कौन सी, इंटेंसिव। जितनी भी स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं इंटेंसिव होती हैं। अब अगर किसी चीज को हम लोग हीट दे रहे हैं, मीन्स हीट इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, तो वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और किसी सिस्टम से हीट निकल रही है तो उसे निगेटिव साइन से लेंगे। इंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ पीवी का, इसी को सम को क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। एच बराबर होता है यू प्लस पी वी। एच बराबर क्या होता है, यू प्लस पी वी। इंथैल्पी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक, जितनी भी स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं सारी के सारे क्या होते हैं, इंटेंसिव होते हैं। जूल्स लॉ क्या कहता है, इंटरनल एनर्जी जो होगी कि वो केवल फंक्शन होगी किसका, टेम्परेचर का। यही क्या होता है, जूल्स लॉ होता है। इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ कहते हैं। या इंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो डी यू बराबर होता है एम सी वी डी टी, और डी एच बराबर क्या होता है, एम सी पी डी टी होता है। डी यू बराबर एम सी वी डी टी और डी एच बराबर एम सी पी डी टी होता है। थैंक यू दोस्तों, और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।